हेलो स्टूडेंट, शिव शक्ति क्लासेज में आपका वेलकम स्वागत। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित का पहला चैप्टर, अध्याय पहला, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का पहला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या कलन विधि। दूसरा नाम है इसका कलन विधि। इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा 9th में ये जो इसके पूर्व वाला टॉपिक है संख्या पद्धति, वो पढ़ के आए हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में संख्या के प्रकार 2 मिनट में हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो हम 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। प्राकृत संख्याएं। संख्याओं के प्रकार में पहला होता है प्राकृत संख्याएं, फिर होती है पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इसी रूप में आगे होती है परिमेय संख्याएं, और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए क्या होती है प्राकृत संख्याएं। किन्हीं भी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता होती है वो होती है प्राकृत संख्याएं। जैसे हमारे पास कोई एक वस्तु है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक। तो 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलने वाली संख्याएं होती है प्राकृत संख्याएं। फिर पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या के साथ में जब 0 सम्मिलित कर लिया जाता है, प्राकृत संख्याएं तो 1 से लेकर के अनंत तक है, उसके साथ जब 0 सम्मिलित कर लिया जाता है तो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। 0 उसके बाद में प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। तो प्राकृत संख्या के साथ में जब 0 सम्मिलित कर लिया जाता है तो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या के साथ में ये जो पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक इधर, इसके साथ जब ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर ली जाती है तो बन जाती है हमारे पूर्णांक संख्याएं। इसके साथ कौन सी संख्याएं, ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्याएं, -1, -2, -3, इधर भी अनंत तक। 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलने वाली प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के साथ जब 0 सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्या के साथ में जब ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर ली जाती है तो हो जाती है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या के अंदर 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, एक 0 के दाईं तरफ वाला, एक 0 के बाईं तरफ वाले पूर्णांक, और एक ये 0 स्वयं। 0 के दाईं तरफ वाले पूर्णांक होते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाले, और बाईं तरफ वाले होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाले। और 0 ना प्लस का होता है और ना माइनस का, तो ये होता है उदासीन पूर्णांक। इसको कहते हैं उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक। 0 के दाईं तरफ वाली संख्या 0 से बड़ी होती है, 0 के बाईं तरफ वाली संख्या 0 से छोटी होती है। यह चीज इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगली आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम किस रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिनको हम किस रूप में,
p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या में p क्या है? p पूर्णांक होता है और q क्या है? q भी कोई भी पूर्णांक होता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इज इक्वल टू 0। q है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि q का मान अगर 0 हो गया, जैसे 1/0 है, तो इसका मतलब होता है अनंत, यानी अपरिभाषित। 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका परिणाम होता है वो अनंत आता है। अनंत यानी अपरिभाषित संख्या, कोई संख्या नहीं। तो ये परिमेय संख्या में नहीं आएगा जब बटे में 0 है तब। तो p/q रूप वाली अब कौन कौन सी संख्याएं होती है? जैसे हमारे पास पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इन पूर्णांक संख्याओं के बटे में हम क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। इसके बटे में भी 1 कर दिया, इसके बटे में भी हम 1 कर सकते हैं, क्योंकि किसी भिन्न के बटे में 1 है तो उसका मान वही रहने वाला है। तो -1 के बटे में भी 1 किया तो उसका मान -1 ही है। 0 के बटे में भी हम 1 कर सकते हैं, इसी तरीके से इन सब के बटे में भी 1 कर सकते हैं। अब 1 हमने इसके बटे में किया तो ये क्या रूप बन गया? p/q रूप बन गया। ये कैसा रूप बन गया? p/q रूप बन गया, यानी -3/1 जो क्या है? p/q रूप है। इसी तरीके से इसके भी बटे में करेंगे 5/1 तो ये p/q रूप हो जाएगा। तो सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के उदाहरण जैसे 3/4 भिन्न रूप है, परिमेय संख्या है। जैसे 0/5, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता है। तो 0 स्वयं भी क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 0 हर में चला जाता है तब वह परिमेय नहीं होता है। 9/5 ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे होती है अपरिमेय संख्याएं। कौन कौन सी होती है अपरिमेय संख्याएं? जैसे ये √2, √3, √5, √7 ये वाली संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती है। क्यों? क्योंकि √2 हमने देखा पूर्णांक में नहीं है, तो पूर्णांक में नहीं है इसका मतलब ये क्या हुई? अपरिमेय संख्याएं हुई। अब दूसरी बात, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं होगी। तो रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। एक इसमें और होता है जो दशमलव वाली संख्याएं होती है। कौन सी संख्याएं होती है? दशमलव वाली। दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं। एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अब क्या होता है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, वो ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास है 7/8। अब हमने 8 का भाग दिया 7 के अंदर, भाग नहीं जा रहा है, यानी कितनी बार भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा के पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद इसके पीछे लगाया 0, कितनी बार चला गया? 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, ज्यादा हो जाता है तो 8 8 64 माइनस किया 6, भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 8 7 56 माइनस किया 4, पॉइंट लगा हुआ, 0 लगा सकते हैं। 8 5 40। अब देखिए दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई, हमारे पास दशमलव प्रसार क्या आया? 0.875। अब इसके अंदर क्या हुआ कि दशमलव के बाद में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई और दशमलव के बाद भाग पूरा चला गया।
इसका मतलब ये प्रसार कैसा है, दशमलव है, ये दशमलव का प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो और भाग पूरा पूरा चला जाए, वो तो होता है शांत दशमलव प्रसार। और यही स्थिति अशांत के अंदर क्या होती है, जैसे आप इस टाइप में भाग देंगे तो मान लीजिए ये आ गया 0.272727 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि भाग देने के बाद में दशमलव के बाद अंकों की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। एक तो अंकों की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, भाग अनंत तक जा रहा है, वह दशमलव प्रसार होता है अशांत। अब इस अंत और अशांत यहाँ क्यों समझाया है, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार होता है वो संख्याएं होती है परिमेय संख्याओं के अंदर, ये होती है परिमेय संख्याएं, और जो अशांत दशमलव प्रसार होता है वो होती है अपरिमेय संख्याएं। तो सभी को समझ में आ गया होगा, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, परिमेय, यानी सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय होती है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं आती है, वे सारी की सारी अपरिमेय होती है। दूसरा, दशमलव प्रसार जो शांत होता है और एक अशांत होता है, शांत कौन सा होता है और अशांत कौन सा होता है, ये समझ में आ गया। फिर शांत किस में होता है, परिमेय संख्याओं में होता है, अशांत दशमलव प्रसार किस में होता है, अपरिमेय संख्याओं में होता है। एक जैसे ये पाई, जो हम वर्ग का क्षेत्रफल परिधि ज्ञात करने के लिए उपयोग में लेते हैं, पाई, पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों, पाई का मान तो 22/7 होता है, 22/7 भिन्न रूप है तो परिमेय होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता ये परिमेय, इसका कारण ये है, इसकी वजह ये है कि जो पाई का मान 22/7 है, ये इसका लगभग मान है, ये इसका कैसा मान है, लगभग मान है, सन्निकटन मान है, फिक्स मान नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा कक्षा 9th की जो संख्या पद्धति थी उसके अंदर संख्याओं के प्रकार एक बार हमने वापस पढ़ लिया, क्योंकि ये हमारे इसी प्रश्नावली के अंदर काम आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये परिमेय अपरिमेय संख्याएं किस रूप में होती है, अपरिमेय संख्याएं, इसी प्रश्नावली के अंदर आगे ये पॉइंट काम आने वाले हैं। पूर्णांक कौन से होते हैं ये ध्यान रखिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक और उदासीन में तुलना करने पर ध्यान रखिएगा कि कौन सी किससे बड़ी होती है। बता दिया कि दाईं तरफ वाले अंक या पूर्णांक बड़े होते हैं, बाईं तरफ वाले छोटे होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब हम अगला हमारी जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसको शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं में पहला पॉइंट है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या कलन विधि। क्या होती है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, इसको समझने से पहले ये दो भाग समझ लीजिए, यानी 6 का भाग देना है 7 के अंदर, एक 8 का भाग देना है 5 के अंदर, ठीक है। 6 का भाग 7 में देंगे, 6 एकम 6, पीछे रहा 1, बस शेषफल तक ही देना है, इसमें भाग नहीं जा रहा। भाई 8 का पाड़ा एक बार बोलते हैं तो 8 जो 5 से ज्यादा हो जाता है तो पीछे जाओ, यानी 0 बार बोलो, 0 बार बोला तो 0 आया, 8 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे 0 ही होगा, और शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसमें देखिए हमारे जो भाजकता का नियम होता है ना, भाज्य बराबर भाज्य, भाज्य इसमें कौन सा है, 7 है, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार इसमें हो गया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी के आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि या कलन विधि है। तो क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, ये कह रही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक a है और एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, b है। एक हमारे पास धनात्मक पूर्णांक a है और दूसरा धनात्मक अन्य पूर्णांक है b। अब a के अंदर हम b का क्या करेंगे, भाग देंगे। विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो हम a के अंदर जब b का भाग देंगे, जहां क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन b,
ए बी से बड़ा होना चाहिए, दोनों धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। तो ए का जब हम बी के अंदर भाग देंगे उस वक्त हमारे पास क्या प्राप्त होगा, उस वक्त एक तो क्यू प्राप्त होगा जो क्या होता है, भागफल होता है, भागफल को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और एक हमारे पास क्या प्राप्त होगा, आर प्राप्त होगा जो क्या होता है, शेषफल, शेषफल को आर से व्यक्त करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक ए को बी से विभाजित करने पर हमारे पास एक क्यू भागफल प्राप्त होगा और आर शेषफल प्राप्त होगा। अब शेषफल पर एक शर्त है कि जो शेषफल है वो क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। आर का मान है वो क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। आर का मान बी से छोटा, यानी आर बी से हमेशा कम होता है। ये रहा आर, ये बी है, इससे कम है, ये आर, ये बी है, इससे कम है। अब ये तो हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि। क्या है कलन विधि, एक बार वापस समझिए। एक धनात्मक पूर्णांक ए को अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर हमें जो शेषफल आर प्राप्त होगा वो आर बी से क्या होता है, छोटा होता है। ये पूरा लिखा हुआ आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद यूक्लिड विभाजन ने यूक्लिड ने एक प्रमेय बनाई थी, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही पहले हम ये लिख लेते हैं, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। अब इसमें देखिए भाज्य कौन सा होता है, ए ग्रेटर देन बी। हमने ए के अंदर बी का भाग दिया, तो जिसके अंदर भाग देते हैं वो तो होता है भाज्य। किसका भाग दिया, बी का भाग दिया, तो हो गया भाजक इंटू भाग देने पर भागफल किस रूप में आएगा, क्यू रूप में आएगा, और प्लस शेष किस रूप में आएगा, आर रूप में आएगा। इससे प्रमेयिका बन गई ए बराबर बी को क्यू से गुणा करेंगे, बी क्यू प्लस आर। जहां ये शर्त साथ में लिखनी है कि आर होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। आर लेस देन इज इक्वल 0, आर का मान है 0 से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर, यानी 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी, 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब है 0 का मान आर का मान 0 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या 0 के बराबर भी हो सकता है। आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और जो बी का मान होगा उससे हमेशा आर का मान छोटा होगा। मान लीजिए बी का मान 6 है तो आर का मान 5 तक ही होगा, 6 नहीं होगा, 6 से छोटा होगा। ये होगी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक ही चीज है, सेम ही है। यूक्लिड ने ही पहले विधि बनाई और विधि से क्या बनाई, प्रमेयिका बनाई। हमें ये याद रखनी है प्रमेयिका, ये प्रमेयिका हमारे इस प्रश्नावली के अंदर काम आएगी। वास्तविक संख्याओं की जो आगे वाली हम प्रश्नावलियां पढ़ेंगे उन प्रश्नावलियों के अंदर हमारे काम आएगी। तो ये हो गया हमारे पहला पॉइंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका में याद रखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी, ये शर्त है। ये क्या है, प्रमेयिका है। अब इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही, कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही कोई भी हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है तो उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मसव ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांकों का
HCF या HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जहां धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा, यानी दो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होंगे, दो संख्याएं होंगी, जो एक तो a मान ली एक b मान ली, जिसमें a b से क्या है बड़ा है, ये शर्त ले ली। अब इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब हम धनात्मक पूर्णांकों का मसव ज्ञात करेंगे तो इसके लिए चरण बनेंगे। चरण नंबर पहला क्या है, इस चरण के रूप में ही आगे आपको प्रश्न हल करने हैं। चरण पहला क्या होगा कि a ग्रेटर देन b यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कौन सी है हमें यह याद आनी चाहिए कि a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, BQ प्लस R, ये हम प्रमेय का प्रयुक्त कर देंगे इसके अंदर। अब हमारे पास जब संख्याएं होगी उस वक्त a और b दो संख्याएं तो दे रखी होगी, और q और r कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे ये a है और ये b है, इसके अंदर इसका भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ भागफल आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। तो q की जगह हम यहाँ से भागफल लिख लेंगे और r की जगह वहाँ से हम शेषफल लिख देंगे जब हमारे पास संख्या होगी तब। ये चरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर चरण नंबर 2, चरण 2 के अंदर क्या होगा कि r का मान अगर 0 के बराबर आ गया, यानी शेषफल अगर 0 आ गया, शेषफल हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, तो r बराबर 0 है, शेषफल 0 है, तो मस क्या हो जाएगा, मस हमारा b होगा। b मतलब ये जो भाजक है वही क्या होता है मसव होता है। ये मसव ज्ञात करने का तरीका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से। यूक्लिड विभाजन लगाएंगे जिसके अंदर अगर r का मान हमारा पहली बार में ही 0 आ गया तो इसका मसव ये b हो जाएगा। हो सकता है r का मान 0 नहीं आए, दूसरी स्थिति r का मान 0 नहीं हो, r नॉट इज इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है, कोई संख्या है, उस वक्त हमें क्या करना होगा, उस वक्त हमें b व r पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर। दो स्थिति बन गई यहाँ पर, अगर r का मान 0 हो गया तो इसका मसव b हो जाएगा, अगर r का मान 0 नहीं हुआ तो वापस हमें इस b और इस r पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करनी होगी। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये हो जाएगी किस पर, b और r पर। यहाँ से अगर हमें 0 प्राप्त हो गया तो ठीक, 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी। चरण नंबर 3 में हम लिखेंगे कि जब तक हमें क्या प्राप्त नहीं हो, जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो, जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रयुक्त करनी होगी। और जब शेषफल प्राप्त हो जाए, जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, जब शेषफल क्या आ जाए 0 हो, तब अंतिम भाजक जो लास्ट वाला b होगा, अंतिम भाजक b ही क्या होगा, मस होगा। देखिए एक बार वापस इसको, पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने समझ लिया, अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया। उसके बाद में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो धनात्मक पूर्णांकों का मसव ज्ञात करना है। तो
हमारे पास धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जिसमें से ए बड़ा है बी से। ऐसे दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमें जब मसव ज्ञात करना है, का मस ज्ञात करना है, तो चरण नंबर पहला इसका ये हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर। ये होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर यहाँ पर आर का मान 0 है तो मसव क्या हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा। ये भी स्थिति बन सकती है कि आर का मान अगर 0 नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 0, तो बी व आर पर हमें पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करनी है। यही वाला सूत्र लगाकर बी और आर पर करनी है। फिर ये प्रक्रिया कब तक चलानी है, जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रयुक्त करनी होगी। और जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तब इसका जो अंतिम भाजक बी होगा वही इसका क्या होगा, मसव होगा। ये होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मसव ज्ञात करने की विधि। प्रश्नावली 1.1 हमारी इसी पर आधारित है। और उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से मसव हो गया। इस मसव के बाद में फिर अगले स्टेप में हम अध्ययन करेंगे लसव और मसव में संबंध अध्ययन करेंगे। लस व मसव में संबंध। देखिए प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं के अंदर जो भी आगे स्टेप दे रखे हैं उसके पूरे का बेसिक हम पहले समझ रहे हैं, उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो लस और मसव में संबंध किस प्रकार होता है, ये होता है दो संख्याओं का मसव, दो धनात्मक पूर्णांकों का मसव। हमारे पास क्या होंगे, दो धनात्मक पूर्णांक यानी दो संख्याएं होगी। उन दो संख्याओं का लसव और मसव का संबंध का सूत्र क्या होता है कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लस इनटू मस। पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त्य इनटू महत्तम समापवर्तक। ये इसका क्या होता है, संबंध होता है। इस संबंध का मतलब क्या है कि जब दो संख्याओं का हम लसव और मसव ज्ञात करेंगे तो उन दोनों संख्याओं के का गुणनफल और लसव मसव का गुणनफल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल और लसव मसव का गुणनफल हमेशा बराबर होगा। ये होता है लसव मसव का संबंध। अब इन संबंध से चार सूत्र और बनेंगे। वो कौन से, जैसे हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दूसरी संख्या एक संख्या दे दी, लसव और मसव दे दिया, और पहली संख्या जब हमें ज्ञात करनी है उस वक्त हमें इसी से ही एक सूत्र बनाना है। इस सूत्र से हम पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे बनेगा सूत्र, देखो पहली संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात है और ये दोनों ज्ञात है। जब ये दोनों ज्ञात है तो हो जाएगा लस इनटू मस, और ये इसके गुणे में है, जिस संख्या को ज्ञात करनी है उसके गुणे में जो संख्या ज्ञात होती है वो बराबर के उस तरफ जाती है, किस में चली जाती है, गुणे वाली बटे में चली जाती है। तो ये दूसरी संख्या उधर बटे में चली जाएगी, दूसरी संख्या। तो नया सूत्र बन गया, पहली संख्या बराबर लसव इनटू मसव बटे दूसरी संख्या। और इसी टाइप से दूसरी संख्या अगर ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या अगर ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या बराबर, ऊपर तो यही आएगा लस इनटू मस बटे पहली संख्या आ जाएगी, बटे पहली संख्या। यही अगर इन दोनों में से हमें लसव नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं दे रखी पहली और दूसरी, लसव नहीं दिया हुआ और मस दे रखा है, तो सूत्र बन जाएगा इधर वाला सेम, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बटे में
हमें लस ज्ञात करना है, मस ज्ञात है, तो बटे में कौन आएगा? मस आएगा, महत्तम समापवर्तक। और अगला, जब हमें मस ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, तो सूत्र बन जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे, मस ज्ञात करना है तो बटे में क्या आ जाएगा? लस आ जाएगा। ये है लसव व मसव में संबंध। पहली यानी दो संख्याएं हमें दे रखी होंगी, उन दो संख्याओं का लसव मसव दिया हुआ है, तो उनके मध्य संबंध ये होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसव इंटू मसव। इसके इस संबंध का तात्पर्य ये है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल और लसव और मसव का गुणनफल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए इससे हमें अगर इन चारों में से कोई भी एक हमें दी हुई नहीं है और 3 दे रखी है, तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं इन चारों सूत्रों से। 4 सूत्र के माध्यम से इन चारों में से कोई भी एक अज्ञात है तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया लसव और मसव में संबंध। अगला है पॉइंट, जैसे हमें एक पी, अब सीरियल वाइज बता रहा हूं, यानी कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट आगे आपको ध्यान रखने हैं। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ध्यान रखनी है, उसके बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मसव कैसे ज्ञात करना है ये ध्यान रखना है, उसके बाद लसव और मसव के बीच संबंध और उसके 4 सूत्र ये ध्यान रखने हैं, और उसके बाद एक चीज ये ध्यान रखनी है, जैसे हमारे पास एक पी अभाज्य संख्या है, एक पी क्या है? अभाज्य संख्या है। पी क्या, कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस प्रकार कोई भी हो सकती है। तो पी ए स्क्वायर को विभाजित करती हैं अगर P जो अभाज्य संख्या है वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो A को भी विभाजित करेगी, तो A को भी विभाजित करेगी। अब इसका मतलब क्या है कि P हमारे पास मान लीजिए ये 2 है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर का मतलब जैसे मैंने ले लिया 6 का स्क्वायर, यानी कि 36, क्या 36, ये क्या 6 का स्क्वायर है ना 36। अब 2 अगर 36 को विभाजित करेगा तो 6 स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 6 को भी विभाजित करेगा। 6 का स्क्वायर तो कितना होता है? 36। अगर 2 36 को विभाजित करेगा तो ये 2 किसको विभाजित करेगा? 6 को भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है, यानी एक पी अभाज्य संख्या है, अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो ए को भी विभाजित करेगी। ये परिमेय संख्याएं जो आएगी उस परिमेय संख्याओं में हमें ध्यान रखनी होगी। उससे अगला पॉइंट है, ये तो हो गया अभाज्य संख्या परिमेय के अंदर अपरिमेय के अंदर काम आएगी। उसके बाद अपरिमेय को हम इसमें पढ़ेंगे। तो अपरिमेय में हमने ऐसे तो देख लिया है कि अपरिमेय में कौन सी संख्या होती है? √2, √3, √5, √7, यानी रूट के अंदर p, जो p के रूप में जो भी संख्या होगी वे सारी की सारी क्या होगी? √p के रूप में जो भी संख्या होगी वह संख्या अपरिमेय होगी, वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ये हमने पहले वीडियो के शुरुआत में देख लिया है। जहां p बराबर क्या है? p बराबर अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद में समझ में आ गया लसव मसव का संबंध।
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसव इंटू मसव। उसके बाद में इससे बनने वाले 4 सूत्र ध्यान रखने हैं। फिर ये पॉइंट क्या कह रहा है, P एक अभाज्य संख्या है। अगर P a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है ये अगर इसके वर्ग को विभाजित करेगा तो इसका जो वर्गमूल होगा उसको भी विभाजित करेगा। √2, √3, √5, √7 यानी √p के रूप में जो भी संख्या होगी वह अपरिमेय संख्या होगी, जहाँ p क्या होगा, अभाज्य संख्या। हमें आगे प्रश्नों के अंदर दे रखी होगी संख्याएं, जहाँ पर हमें रूट के अंदर संख्याएं दे रखी है और वहाँ ध्यान देना है कि अगर अभाज्य संख्या है तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध करना होगा अपरिमेय परिमेय, तो वहाँ पर ये काम आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा है, जैसे हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या है, माना हमारे पास परिमेय संख्या क्या है, x है। परिमेय संख्या मैंने ले लिया क्या है, x है। इस x को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस x को हम परिमेय है इसलिए p/q के रूप में लिख सकते हैं। x परिमेय है इसलिए हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब p/q रूप में संख्या जो भी होगी उसको हमें बिना विभाजन प्रक्रिया किए हुए पता लगाना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो उसके लिए इसमें क्या करना है, q का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। q जो हर होता है q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, m के रूप में है, यानी आधार 2 और 5 होना चाहिए। n और m का मतलब घात में कुछ भी हो सकता है, जो ऋणेतर होना चाहिए। n और m का मतलब ऋणेतर होना चाहिए, ऋणेतर मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, ऊपर घात में माइनस में संख्या नहीं होनी चाहिए। n और m ऋणेतर होना चाहिए यानी माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए वापस एक बार, माना परिमेय संख्या x है, तो x परिमेय है, इसका मतलब इसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं। तो p/q है हमारे पास एक भिन्न, उस भिन्न का पता लगाना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और q के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है तो तब ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। हमने शुरुआत में पढ़ा था दशमलव प्रसार, उस समय हमने दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया था, उस समय दशमलव प्रसार भाग दे करके ज्ञात किया था। लेकिन ये सीधा तरीका है, इसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड अगर इन दोनों रूप में है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, यानी कोई भी भिन्न है तो उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और शांत होगा इसका मतलब ये भिन्न होगी, वो कैसे होगी, परिमेय संख्या होगी। और यही अगर जब हम p/q भिन्न होगी हमारे पास, ये भिन्न हमें पहले पता नहीं है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, जब इसको बताना है हमें कि परिमेय है या अपरिमेय, उस वक्त हम क्या करेंगे, q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। अगर इस रूप में नहीं है तो क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, तो दशमलव प्रसार इसका अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोनों रूप में।
हमारे पास x एक परिमेय संख्या थी जिसको हमने p/q रूप में लिखा। अब इसकी जांच करनी है कि ये परिमेय संख्या है या शांत है या परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो पहले इसमें परिमेय संख्या तभी ज्ञात होगी जब हम इसका शांत अशांत देखेंगे। तो शांत अशांत देखने के लिए एक तो तरीका हमारे पास होता है भाग देना। भाग देने पर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और भाग पूरा पूरा चला जाता है तब तो शांत होता है, और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो अशांत होता है। ये हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, समझा था। उसके बाद में अगर लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, सीधा हमें देखना है कि ये शांत है या अशांत है, उस वक्त हमें ये नियम ध्यान रखना होगा कि p/q रूप में कोई भी भिन्न होगी, उस भिन्न का जो हर होगा q, उस q का हमें क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, यानी 2 और 5 होना चाहिए आधार में, और घात में कोई भी ऋणेतर संख्या आ सकती है, माइनस में नहीं आनी चाहिए, प्लस में, तो हो जाएगा दशमलव प्रसार इसका शांत। अगर इस रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और शांत है तो हमने पहले समझा था कि शांत वाला किस में होता है, परिमेय, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर यही हमें भिन्न रूप दिया हुआ है और हमने q के अभाज्य गुणनखंड किए और q के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है, जैसे 2 की पावर n, 5 की पावर m, इसके साथ 3 की पावर क्या आ गया, o आ गया, 3 की पावर o, यानी 3 की घात में कोई भी संख्या आ गई है, तो फिर ये इस रूप में नहीं होगा। इस रूप में नहीं है, उस वक्त दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। उस वक्त हमारे पास अशांत दशमलव प्रसार आ जाएगा। और अशांत दशमलव प्रसार वाली क्या होती है, ये भिन्न होगी, वो अपरिमेय हो जाएगी, ये भिन्न होगी, वो अपरिमेय हो जाएगी। तो देखिए ये हमें कहाँ लगाना है, जब हमें प्रश्न दे दिया जाएगा कि आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए भिन्न दे रखी होगी, उन भिन्नों को परिमेय या अपरिमेय के रूप में बताइए। तब आपको ये ध्यान रखना, उस भिन्न का सीधा हर का अभाज्य गुणनखंड करिए, और हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है तो दशमलव प्रसार बताएंगे हम शांत है, शांत है इसका मतलब परिमेय है। अगर इस रूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, और अशांत होगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो इस वास्तविक संख्या के अंदर जो भी हम प्रश्नावलियां पढ़ेंगे 1.1 से लेकर के 1.4 तक, उसके अंदर बेसिक हमने पूरा समझ लिया है, सही ढंग से समझाने की कोशिश की है। और इसमें से अगर कोई भी पॉइंट पीछे रह गया है तो जब हम प्रश्नावली पढ़ेंगे उनके बीच में समझ लेंगे। मेरे ख्याल से नहीं रहा है, फिर भी अगर कोई भी पॉइंट पीछे छूट गया है तो उसको हम जब प्रश्नावली समझेंगे उस वक्त समझा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे सीधी प्रश्नावली 1.1। तो 1.1 प्रश्नावली तभी समझ में आएगी जब आप ये क्लास पूरी की पूरी देखोगे तब। अब ये क्लास जब भी देखो उस वक्त रब कॉपी और पेन आपको लेकर के बैठना है। रब कॉपी और पेन के अंदर ये पॉइंटेड नोट करते रहना है और समझते रहना है। उसके बाद ये जो भी आज समझाया है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, उसके अंदर वापस एक बार रिवाइज करना है और उसको आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर उतार सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास प्रश्नावली 1.1 के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।